अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एमडी कैट बायोलॉजी में हम जो नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो रिप्रोडक्शन का है। इससे पहले हम होम्योस्टेसिस कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, नर्वस केमिकल कोऑर्डिनेशन को डिटेल में हमने कर लिया है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन सेशंस थे हमारे वो भी हो चुके हैं, यानी ये मुकम्मल तौर पे वो कवर हो चुका है। स्पोर्ट एंड मूवमेंट का हमने लास्ट जो है वो यूनिट कंप्लीट किया, उस पर डिस्कशन जो है वो भी हो चुकी है। अब रिप्रोडक्शन पे हम बात करेंगे और रिप्रोडक्शन में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फिर इससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज है जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इन तमाम पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब रिप्रोडक्शन में आप देखते हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है। पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, कुछ पॉइंट अगर इन केस यहाँ से पूछे जाएं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब एनिमल के अंदर ज्यादा कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन प्लांट्स में और लोअर एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पर सिंगल जो इंडिविजुअल होता है वो इन्वॉल्व होता है और उसी से अगली जनरेशन बन जाती है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं इसके अंदर टू पेरेंट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई गैमेट्स नहीं बनते। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने इसमें याद रखना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है उसके अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। और आप जानते हैं कि गैमेट्स में जो मेल गैमेट्स हैं उनको हम स्पर्म कहते हैं, और इसी तरह से जो फीमेल गैमेट्स हैं वो एग्स हैं। तो ये गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर होगी, तो फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और उसके रिजल्ट में आगे जाइगोट बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज मोर कॉमन इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है और लोअर एनिमल्स के अंदर। और कुछ सिंपल जो एनिमल्स होते हैं या इवन हम प्रोटोजोन्स की अगर बात करें तो वहाँ पर ये ज़्यादा कॉमन होती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिस्कस भी करना है, दिस इज़ मोर कॉमन इन हायर एनिमल्स। और प्लांट्स में भी ये होती है। आगे मैं कुछ आपको जो है वो प्रोसेसेस बताऊंगा, उनको भी आपने साथ साथ याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पर आपने इसके अकॉर्डिंगली याद रखना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देयर इज द मोर रिप्रोडक्टिव रेट, कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनका रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन उसका जो सर्वाइवल रेट होता है वो लो होता है, लो सर्वाइवल रेट। तो ये पॉइंट याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव रेट जो होता है वो लो होता है मोस्टली एनिमल्स के अंदर। लो रिप्रोडक्टिव रेट, ऑफस्प्रिंग्स कम प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सर्वाइवल रेट जो होता है वो ज्यादा होता है। अब मैं कुछ प्रोसेसेस जो है यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस कौन से हैं ए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस कौन से हैं। जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ प्रोसेस इन केस आपसे पूछ लिया जाए, एक जो है वो उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। फिर इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। फिर इसी तरह से प्लांट्स के अंदर हम एक टर्म पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। इवन जो क्लोनिंग है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका प्रोसेस है। इसी तरह से पार्थिनोजेनेसिस आपने एक टर्म पढ़ा हुआ है, या इसको हम प्लांट्स के अंदर अगर देखें तो एपोमिक्सिस वर्ड यूज करते हैं, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका प्रोसेस है। फिर इसी तरह से बडिंग का प्रोसेस है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेट करते हैं। इसी तरह से अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएं तो फिर यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जिसमें स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज करेंगे, या हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं सिंगैमी। तो सिंगैमी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर इसी तरह से जो पॉलिनेशन होती है प्लांट्स के अंदर, ये पॉलिनेशन का प्रोसेस भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है, एक छोटा सा सवाल यहाँ से बन सकता है इन केस अगर पूछा जाए। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन इसमें से भी इन केस अगर कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि आप उसका आंसर कर सकें। अब हम एक्सप्लेन करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारे पास कंपोनेंट हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट्स के अंदर इसमें डिफरेंट जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होती हैं, गोनेड्स होते हैं, उस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गोनेड्स। तो जो मेल गोनेड्स हैं इनको हम टेस्टिस कहते हैं, और टेस्टिस जो होते हैं वो एक
पेयर की फॉर्म में होते हैं, ये पॉइंट पूछा जा सकता है, और इनसाइड स्क्रोटम, और ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं, ये एक पाउच की तरह का स्ट्रक्चर होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी से बाहर होते हैं। ज्यादातर जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी कैविटी के अंदर होते हैं, लेकिन टेस्टिस बाहर क्यों है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो स्पर्म प्रोडक्शन में लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ये पॉइंट आ सकता है। अब लो टेम्परेचर, कितना लो टेम्परेचर? अबाउट 2 to 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से इन केस अगर बॉडी टेम्परेचर कितना चाहिए होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, तो आपने बताना है कि 35 डिग्री टेम्परेचर जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। तो इस वजह से ये पहला जो कंपोनेंट है उसकी बारे में कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं, इन पे हमने डिटेल में बात करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं। तो इसमें हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे हम बात करेंगे, डायग्रामेटिकली मैं चीज़ों को आपको दिखाता हूँ। और इसी तरह से फिर आ जाती हैं रेटिटेस्टिस, ये भी आपको जो है वो यहाँ पर मेल डक्ट्स हैं वो मिलती हैं। और इसी तरह से फिर इसमें वास डेफरेंस आ जाता है जो कि एक मेन स्पर्म डक्ट है, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। फिर इसी तरह से इजैकुलेटरी डक्ट है, तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसी तरह से जो यूरेथ्रा है, जिसको मेल के अंदर यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, तो ये भी इसके अंदर आएगी। बाकी फर्दर हम डायग्राम के अंदर इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह से फर्दर कंपोनेंट की हम बात करें तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो कौन-कौन सी ग्लैंड्स हैं, जैसा कि एक जो है वो सेमिनल वेसिकल है, आपको पता होना चाहिए, नेम्स भी आने चाहिए कि सेमिनल वेसिकल है। फिर उसके बाद जो है वो काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, या इसके लिए एक और नाम भी यूज़ होता है, दिस इज़ कॉल्ड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इस पे हम बात करेंगे। और फिर इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी मेल ग्लैंड है, इस पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो अनदर ऑर्गन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम का, दैट इज़ द कोपुलेटरी ऑर्गन, जो कि पीनस है, दैट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं, डिटेल में हमने इस पे बात करनी है। डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ और साथ-साथ इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से इसको सुनना है। कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में करेंगे, तो डिस्कशन सेशन के अंदर मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी दूँगा। अब मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रा आपने इसको देखना है। अब देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा टेस्टिस से, लाइक टेस्टिस का एक पेयर होता है जो कि एक पाउच के अंदर होता है। तो मैं यहाँ पर एक जो है वो टेस्टिस ले लेता हूँ और दूसरा जो है उसके अंदर भी सेम स्ट्रक्चर होता है। बच्चों याद रखना है कि टेस्टिस के अंदर एक तो हमने टेम्परेचर की बात कर ली कि लोअर होता है बॉडी टेम्परेचर से, स्क्रोटम के अंदर होते हैं, बॉडी कैविटी से बाहर होते हैं, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी है। इसके अंदर टेस्टिस के अंदर आपको ऐसे चैम्बर से मिलते हैं, इस तरह से, एंड दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये एक बात याद रखनी है कि इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं वो कितने होते हैं? टेस्टिस के अंदर 250 टू 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमें कॉइल्ड फॉर्म में टाइटली कॉइल्ड ट्यूब्यूल मिलती हैं, एंड दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में आया है कि इनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और फर्दर हम इसमें डिटेल बात करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये हर एक लोब्यूल के अंदर 1 टू 4 होती हैं इन ईच लोब्यूल। तो ये बात याद रख लेनी है, हर लोब्यूल के अंदर 1 टू 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इंपॉर्टेंस होती है, हमने इस पे डिटेल में इसका स्ट्रक्चर भी मैं ड्रॉ करके दिखाऊँगा। इनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्पर्म प्रोडक्शन का, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। कई दफ़ा सवाल पेपर के अंदर ये आ चुका है कि स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पर होती है। फिर इसके बाद यहाँ से फर्दर ट्यूब्स जो है वो अराइज होती हैं, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकलती हैं। इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस के बाद फिर आगे फर्दर कुछ ट्यूब्स यहाँ से बाहर निकलती हैं, इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं डक्टलस एफ्रेंशिया। इफरेंट से वर्ड निकला है, इफरेंट का मतलब होता है आउट ऑफ द स्ट्रक्चर और अवे अगर कोई जा रहा है, तो इसको हम डक्टलस एफरेंट या डक्टलस एफरेंशिया कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ड इसके लिए एफरेंट ट्यूब्यूल, आप जानते हैं हमने इससे पहले नेफ्रॉन के अंदर भी पढ़ी थी। उसके बाद फिर यहाँ से टेस्टिस से बाहर आते ही एक
हाईली कन्वोल्यूटेड पोर्शन जो है आपको ट्यूब का मिलेगा, एंड दैट हाईली कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूटेड पोर्शन इज कॉल्ड द एपिडाइडमस। इसके बारे में भी क्वेश्चन 2-3 दफ़ा सवाल यहाँ से आ चुका है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे बल्क आई हुई नालियाँ होती हैं, एक तो यहाँ लिंक देख लेना है कि रेटिकुलर से डक्टस एफरेंशिया बन रही है, फिर उसके बाद एपिडाइडमस बन रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म यहाँ पर होनी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद आपने रखना है। उसके बाद फिर आगे जो ट्यूब शुरू होती है, एक लॉन्ग ट्यूब है और ये एक मेन डक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड द वास डेफरेंस। इसको हम वास डेफरेंस कहते हैं, और वास डेफरेंस होती है, इसके लिए वर्ड यूज होता है, दिस इज द मेन स्पर्म डक्ट। ये मेन स्पर्म डक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो एक ब्लैडर का पार्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर लिंक होता है। तो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, जिसके अंदर यूरिन आता है किडनी से यूरेटर के जरिए, और फिर उसके अंदर एक ट्यूब होती है जो कि जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। अब आपने यहाँ पर कुछ लिंक्स देखने हैं, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपने देखने हैं कि ये एक दूसरे के साथ लिंक चीजें कैसे कर रही हैं। अब यहां से जो वैस डेफरेंस आता है, दैट पास्ट ओवर द ब्लैडर, और यहाँ ये एक ग्लैंड के साथ जो है वो एसोसिएट करता है। मैं यहाँ पर ग्लैंड जो है बना देता हूँ, लाइक ये एक ग्लैंड है जिसके साथ जो एसोसिएट कर रहा होता है, एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द सेमिनल वेसिकल। इस पे भी अभी हमने डिटेल में बात करना है कि इसका जो सेक्रीशन होती है वो किस तरह की होती है। अब उसके बाद यहां से आगे जाएं तो जो डक्ट आगे बनती है, साथ इसकी सेक्रीशन भी मिक्स होती है, साथ यहां से जो स्पर्म आ रहे हैं वो भी इसके अंदर मिक्स होते हैं, ओवरऑल सीमन बन जाता है, एंड दैट एक्चुअली ओपन्स इनटू दिस यूरिथ्रा। और ये वाली जो डक्ट है, अब ये डक्ट को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये है इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो ओपन किसके अंदर होती है, ये यूरिथ्रा के अंदर ओपन होती है। अब हम जानते हैं कि ब्लैडर जो है इसके अंदर यूरिन है, अब यूरिन भी इसी डक्ट के अंदर आ रहा है, और यहां से हम जानते हैं कि स्पर्म की प्रोडक्शन हुई है, स्पर्म जो है वो इस डक्ट से पास करके आ रहे हैं, साथ कुछ सेक्रेशन मिक्स हो रही हैं, और ये बन जाता है ओवरऑल सीमन, और इसके अंदर जो सीमन होता है वो भी इसी डक्ट के अंदर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस यूरिथ्रा इन मेल, अगर आप मेल्स में देखेंगे तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूरिनो जेनिटल डक्ट। अब सवाल ये आ सकता है कि मेल के अंदर इसको यूरिनो जेनिटल डक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर यूरिन भी आ रहा है और इसके अंदर सीमन भी आ रहा है। और इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, वैस डिफरेंस क्या होता है, इसी तरह से आपके पास एपिडेडमस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद फर्दर जो कुछ ग्लैंड्स हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि सेमिनल वेसिकल हैं। सेमिनल वेसिकल जो होते हैं ये एक पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो याद रखना है कि ये पेयर्ड ग्लैंड है। इसी तरह से आपको यहाँ पर जो ग्लैंड है, ब्लैडर के बेस पर भी आपको ग्लैंड मिलती है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द प्रोस्टेट ग्लैंड। इस पे भी हमने बात करनी है, लेकिन याद रखना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, यानी एक ही है, सिंगल है ये। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जहां इजैकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा के अंदर जा रही है, उसके जंक्शन पर भी आपको मेल ग्लैंड्स मिलते हैं, एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, या इसके लिए जैसा कि मैंने आपको वर्ड बताया था कि इसके लिए कॉपर्स ग्लैंड वर्ड भी यूज होता है। अब हम तीनों ग्लैंड्स जो है इनकी सक्रीशन के बारे में बताएंगे, और ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा अबंडेंट सक्रीशन जो होती है वो किसकी होती है। तो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल की तरफ। सेमिनल वेसिकल जो कि एक पेयर्ड ग्लैंड है। अब इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो 60 to 70% जो सीमन होता है वो आपने याद रखना है कि सेमिनल जो फ्लूइड होता है उससे बना होता है, सेमिनल वेसिकल से बना होता है। अब इसकी जो सक्रीशंस होती हैं उसके अंदर कंपोनेंट कौन-कौन से, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि बताएं इसकी जो सक्रीशन होती है उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं। इसमें अब आपने याद रखना है कि इसके अंदर आपको फ्रुक्टोज मिलेगा, इसके अलावा इसमें अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड के साथ आपको यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन भी मिलते हैं, जो कि एक लोकल हार्मोन है, ये भी आपने पढ़ा था। और इसके साथ-साथ कोएगुलेटिंग एंजाइम्स, ये भी आ सकता है। और ये जो कोएगुलेटिंग एंजाइम्स होते हैं, इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वेस्कुलेज। ये बात याद रखिए कि ये चीज़ें आपको इसकी सक्रीशन के अंदर मिलती हैं।
अब इसके अलावा अगर आप इसकी सेक्रेशन को देखेंगे तो ये अल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें जो फ्लूइड होता है वो अल्कलाइन फ्लूइड होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? अगर आप इन सेक्रेशन का देखेंगे कि ये क्या एक्चुअल रोल प्ले करती हैं मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो इनका काम, एक तो इनका काम होता है नरिशमेंट। नरिशमेंट का काम है एंड आल्सो एनहांस स्पर्म मोटिलिटी, यानी स्पर्म की जो मूवमेंट होती है उसको इनहैंस करने के अंदर ये रोल प्ले करती हैं। तो ये जितनी भी मैंने यहाँ पे सेक्रेशंस आपको बताई हैं या जो फंक्शंस आपको बताए हैं, ये आपने इसमें जो है वो याद रखने हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अनपेयर्ड है और याद रखना है कि इट्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्लैडर। तो मैं यहाँ पर आपको साथ-साथ लोकेशन भी लिख देता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है दैट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ vas deferens एंड इजैकुलेटरी डक्ट। तो याद रखना है कि vas deferens और इजैकुलेटरी डक्ट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, अगर इनकी आप प्रेजेंस देखेंगे तो ये प्रेजेंट है बेस ऑफ ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी बेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड मिलता है, ये याद रखना है। और इस स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं? इसमें सिट्रिक एसिड है, इसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं हाइल यूरिनिडेज। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है कि कौन-सा एंजाइम यहाँ पर होता है, जो कि स्पर्म को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जिंक मिलता है, जो कि यहाँ पर एक्टिवेट करेगा स्पर्म को एक्टिवेट करने में एंड आल्सो लिक्विफाई द सीमन। तो इसका मतलब है कि जो सीमन की लिक्विफिकेशन होती है उसको और ज्यादा लिक्विड बनाना ताकि वो प्रॉपर्ली जो है वो मूव कर सके, उसके अंदर भी इसका आपको रोल मिलता है। अब अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड को देखेंगे तो टोटल सीमन का जो 20 टू 30% होता है वो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलता है। अब हम बात करते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की। टोटल 5 टू 10% ऑफ सीमन जो है वो आपको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड मिलता है। अब इसके अंदर अगर आप सेक्रीशन देखते हैं, ये क्लियर और म्यूकस लाइक सेक्रीशन होती हैं। एक तो ये बात याद रखनी है, इसके अंदर म्यूकस लाइक सेक्रीशन होती हैं और इनका फंक्शन क्या है? इनके फंक्शन के अंदर लुब्रिकेशन का काम करती हैं एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिटी इन यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा के अंदर हम जानते हैं यूरिन भी आता है और साथ सीमन भी आने हैं। तो अगर उसकी जो पीएच है उसको बैलेंस नहीं किया जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज़ नहीं किया जाएगा तो जो सीमन है उसकी डेथ हो सकती है। तो ये आपको यहाँ पर इसका फंक्शन मिलता है। अब यूरिथ्रा जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूरिथ्रा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर प्रेज़ेंट होता है और आप जानते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। दिस इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ये पीनस है। जिसके अंदर आपको यूरिथ्रा मिलता है और पीनस का जो टॉप होता है दैट इज कॉल्ड द ग्लैंस पीनस। ये भी एक वर्ड जो है वो पूछा जा सकता है। फिर इसके अंदर जो है वो फोर स्किन होती है। द फोर स्किन इज कॉल्ड द प्रिपिस। दिस इज कॉल्ड द फोर स्किन। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपने इसके अंदर जो है वो याद कर लेने हैं। अब हम यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। अब हम इसमें आ जाते हैं। अब मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर यहाँ से क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है इसको बड़ा करके देखते हैं कि ये किस तरह की नजर आती हैं। तो ये मैं यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस, दो ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। अंदर की तरफ इसमें जो सेल्स होते हैं लाइक दिस, जो कि जर्मिनल एपिथेलियम है, और कुछ सेल्स यहाँ पे बड़े साइज के भी होते हैं इंटरवल्स पे, जिनके लिए हम वर्ड सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स वर्ड यूज करते हैं। अब ये अंदर की तरफ जो इसमें है, ओवरऑल हम इनके लिए एक तो वर्ड यूज करते हैं कि दीज आर द जर्मिनल एपिथेलियम, और इसके अंदर जो स्पेसिफिक सेल्स हैं ये वाले, दीज आर कॉल्ड द सर्टोली सेल्स, या वर्ड इनके लिए यूज होता है नर्स सेल्स। ये याद रख लेना आपने। अब इसी तरह से इनके दरमियान में भी सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में। अब यहाँ पर मैं जो सेल्स बना रहा हूँ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के
बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स, या एक और वर्ड इनके लिए यूज होता है लेडिक सेल्स। तो जो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में होते हैं। और अगर आप सर्टोली सेल्स या नर्व सेल्स को देखेंगे, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। ये दोनों में एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपने याद रखना है। अब यहीं पे मैं आपको साथ ही एक हार्मोनल एक्शन बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हर दफा एग्जाम के अंदर जो वो क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए इन सेल्स के ऊपर कौन से हार्मोन्स एक्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स के ऊपर जो हार्मोन का एक्शन होता है वो है एफएसएच। और ये हार्मोन कहाँ से आया है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो कि हार्मोनल रेगुलेशन की कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है जो कि सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। इसी तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और हार्मोन भी है, और वो हार्मोन जो है वो एलएच है। और एलएच का जो एक्शन होता है वो इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स पे होता है। अब जैसे ये हार्मोन एक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफएसएच मेल के अंदर कहाँ एक्ट करते हैं, एलएच मेल के अंदर कहाँ एक्ट करते हैं। तो ये भी आ सकता है कि बताएं एफएसएच का एक्शन इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है या आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, और एलएच का एक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या बिटवीन भी कह सकते हैं, या हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब जब ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करते हैं एफएसएच, तो सर्टोली सेल्स जो है वो रोल प्ले करती हैं स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर, या हम यहां पर वर्ड लिखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिस पे हमने बात करनी है डिटेल में कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। तो ये सर्टोली सेल से होता है। अब इसी तरह से सर्टोली सेल से एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, दैट इज द इनहिबिन हार्मोन। ये प्रोड्यूस होता है सर्टोली सेल से। अब ये क्या करेगा, ये रेट जो होता है स्पर्म प्रोडक्शन का उसको कंट्रोल करेगा। तो ये जो इनहिबिट होता है, इनहिबिन होता है, ये एक्ट करेगा इस एफएसएच पे, और इस एफएसएच की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा ताकि जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसका एक नॉर्मल रेट हो सके। अब एलएच का जब एक्शन होगा इंटरस्टिशियल सेल्स पे, तो इंटरस्टिशियल सेल्स ये लिडिक सेल जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, उस हार्मोन को हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि आप जानते हैं मेल हार्मोन है, और हम हार्मोनल एक्शन में इस पे बात भी कर चुके हैं। और ये क्या करेगा, इसके जो रोल होते हैं, एक तो आप जानते हैं कि ये मेल सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है ये हार्मोन। और दूसरा जो है, जो स्पर्म प्रोडक्शन के अंदर सपोर्टिंग रोल है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी इसका जो है वो रोल होता है। तो ये हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये इंटरस्टिशियल सेल से प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से जो एलएच होता है, हम एलएच को मेल के अंदर नाम भी यही देते हैं, आईसीएसएच, विच इज द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जाके वो इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और वहां से टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। फिर हाइपोथैलेमस का भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लेक्चर के अंदर देखें कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में, वहां पर हमने हाइपोथैलेमस से जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, पहले वो इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस होते हैं, ये जाके गोनेड्स पे एक्ट करते हैं। मेल के अंदर भी इनका एक्शन होता है और फीमेल के अंदर भी इनका एक्शन होता है, वहां पे भी हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहां से भी मस्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, जो स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस है, अब इसमें आपने याद रखना है कि स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कहां पर होती है। सो पहला पॉइंट तो ये पूछा जा सकता है कि दैट टेक प्लेस इन इनर, या सिंपली हम ये कह सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जो क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब इसमें इवेंट कौन कौन से आते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है। आप यहाँ पे देखते जाएं और इसमें कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। समटाइम ये भी सवाल पेपर में आ जाता है कि इसका सीक्वेंस बताएं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से जो सेल्स बनेंगे उनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहां से बनेंगे स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स जो है इससे फाइनली स्पर्म
या हम वर्ड यूज करते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो ये आपने एक तो इनका सीक्वेंस है वो याद रख लेना। अब इसमें फिनोमिना कौन कौन सा होता है और ये हैप्लॉइड कौन सा सेल है, डिप्लॉइड कौन सा सेल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, जो कि जिनके लिए वर्ड स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं, यहाँ से स्पर्म एक्चुअली बनने हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ से डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। तो डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आती, जिसकी वजह से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो भी आपको जो है वो डिप्लॉयड मिलेंगे। तो ये याद रखना है कि कौन सा डिप्लॉयड है, कौन सा डिप्लॉयड है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, यहाँ से प्रोसेस शुरू होना है मियोसिस का। तो सबसे पहले मियोसिस वन होगी, और ये याद रखना है कि मियोसिस वन जो है, दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन। अब रिडक्शन डिवीजन के रिजल्ट में जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे तो ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो ये हैप्लॉइड है। ये वाला सवाल बहुत दफा एग्जाम में आया है कि कौन से हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद फिर प्रोसेस जो होगा वो मियोसिस टू का होगा। मियोसिस टू इज सिमिलर लाइक माइटोसिस, क्रोमोसोम के नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, तो ये हैप्लॉइड के हैप्लॉइड ही रहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होना है, स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बन रहे हैं, सो यहां पर प्रोसेस जो है वो होना है डिफरेंशिएशन का। तो याद रखना है, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बन जाएंगे और वो भी हैप्लॉइड होंगे। तो कौन से सेल्स हैप्लॉइड हैं, कौन से सेल डिप्लॉयड है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब स्पर्मेटोगोनिया अगर लाइक एक सेल के अंदर डिवीजन शुरू होगी, तो जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो कितने बनेंगे, वो 4 बनेंगे। एक तो ये बात आपने याद रखना है। दूसरा, अगर यहां आ जाए कि लाइक 100 है ये सेल जिनमें डिवीजन होनी है, तो स्पर्म कितने बनेंगे, तो स्पर्म जो है वो 400 बनेंगे। तो आपने सिंपली 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह के सवाल आते हैं, क्योंकि हम इसको जब ओवोजेनेसिस के साथ कंपेयर करते हैं, एग की फॉर्मेशन, उसमें जितने ओवोगोनिया होते हैं उतने एग बनते हैं, लेकिन स्पर्म के केस के अंदर आपने उसको 4 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब बच्चों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आ जाता हूं बिल्कुल यहां पर लास्ट स्टेप में ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का आखिरी जो स्टेप है ये, दिस स्टेप इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। ये वर्ड याद रखना है, इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। अब स्पर्मियोजेनेसिस जो है ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का प्रोसेस है। हैप्लॉइड के हैप्लॉइड ही रहेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस यहां पर आएंगी। अब याद रखना है, सवाल आ जाता है कि बताएं कौन कौन से इवेंट्स होंगे यहां पर। तो इवेंट्स में सबसे पहला इवेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, दिस इज द शेडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये बात याद रखनी है कि स्पर्मेटिड्स जो होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्पर्म। स्पर्म में साइटोप्लाज्म शेड कर जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म की आगे जरूरत नहीं, आगे सिर्फ न्यूक्लियस रिक्वायर्ड होता है। तो पहला इवेंट ये हुआ। दूसरा जो है वो शेप में चेंज आएगी। शेप जो होगी वो इलोगेटेड हो जाएगी, क्योंकि स्पर्म ने मूव करके एग तक पहुंचना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो उसकी शेप इलोगेट होगी, जिससे उसकी मूवमेंट प्रॉपर होगी। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये कि इसमें टेल जो है वो ऐड हो जाएगी। अब जब टेल उसके अंदर ऐड हो जाएगी तो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं उनमें तो मूवमेंट नहीं होती, लेकिन स्पर्म जो है उसके अंदर मोटिलिटी आ जाएगी, यानी उसके अंदर मूवमेंट आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट जो है ये भी आपने इसमें याद रखना है। ये लास्ट पॉइंट जो होता है स्पर्मियोजेनेसिस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर इवेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सवाल पेपर में आ सकता है। उसके बाद जो एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है वो कितना होता है, नॉर्मल स्पर्म काउंट, क्योंकि हमने आगे कुछ डिसऑर्डर्स भी पढ़ने जिसमें स्पर्म काउंट कम होता है। लेकिन यहां आपने याद रखना है नॉर्मल स्पर्म काउंट में एटलीस्ट 15 मिलियन स्पर्म पर ml अगर हैं, तो ये नॉर्मल स्पर्म काउंट है। अगर इससे कम जो है वो स्पर्म काउंट होता है, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं ओलिगोस्पर्मिया, कि जिसमें स्पर्म काउंट लो होता है और वो इनफर्टिलिटी की कंडीशन होती है। अब इसके बाद ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, यहाँ आपने कौन सा हैप्लॉइड सेल है, कौन सा डिप्लॉइड सेल है, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, और उसी में आपको पार्ट जो है वो
कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले जो स्पर्म का पहला पार्ट उसको हेड होता है, हेड के बाद उसकी नेक आ जाती है, नेक के बाद उसमें जो पार्ट है वो मिडल पीस का पार्ट आता है, और फिर उसमें टेल का पार्ट आ जाता है। इस तरह से करके हम इसके अंदर इसमें पार्ट्स जो है वो बना लेते हैं। तो ये वाला पार्ट है, ये हेड है। फिर ये वाला पार्ट आपको इसका जो है वो नेक का मिल रहा है। फिर ये वाला पार्ट जो है दैट इज द मिड पीस या मिडल पीस भी कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो है इट्स कॉल्ड द टेल, या इसके लिए वर्ड मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लेजेलम। और इसके अंदर माइक्रोटिब्यूल होती हैं, और जो माइक्रोटिब्यूल्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो 9+2 अरेंजमेंट होती है, ये याद रख लेना। अब कौन कौन से पार्ट इसमें आपने याद रखना, देखिए हेड के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हेड में न्यूक्लियस होता है जो कि एग के अंदर जाता है, और साथ ही यहां पर जो है वो इंजाइम्स हैं बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड, यहां पर इंजाइमेटिक लाइजोमल इंजाइम्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्रोसोम। यहां पर एक्रोसोम ये लाइसोसोमल इंजाइम है जो कि एग के अंदर जो पेनिट्रेशन होती है उसमें ये फैसिलिटेट करते हैं। नेक के अंदर जो पार्ट होता है ऑर्गेनल का वो सेंट्रियोल है, और इसी तरह से मिडल पीस के अंदर, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है कि मिडल पीस के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये एनर्जी किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मूवमेंट किस वजह से होती है, तो टेल जो होती है ये मूवमेंट देती है। क्योंकि इस तरह दो तरह सवाल आए थे, एक तो आया कि बताएं कि एनर्जी जो होता है मूवमेंट के लिए वो कौन देता है, तो आप बताएंगे वो तो माइटोकॉन्ड्रिया है। और याद रखना है कि इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो स्पाइरल होते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा यहां पर याद रखना है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दैट डू नॉट मूव टू द एग, ये एग में मूव नहीं करते, ये बात याद रखनी है। इसका मतलब है कि जाइगोट के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सिर्फ एग वाले हैं, और वो ये स्पर्म वाले जो है वो एग के अंदर मूव नहीं करते। तो ये एक अलग से इनहेरिटेंस होती है, इसको मैटरनल इनहेरिटेंस। तो इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्योंकि डीएनए होता है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ मदर से ही अगले बच्चों के अंदर जा सकती है। जो फादर से जो इंफॉर्मेशन है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, वो वहां पर मूव नहीं कर सकती। तो ये वाला जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो बच्चों ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने इस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस किया है, और इसमें से मस्ट आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। डिस्कशन सेशन के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं इन तमाम जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। पार्ट 1 लेक्चर रिप्रोडक्शन का आपके पास आ गया है, पार्ट 2 जो है वो इसके बाद अपलोड होगा। तो इस तरह से आपका रिप्रोडक्शन का जो पार्ट होगा वो मुकम्मल कवर हो जाएगा। सो अल्लाह हाफिज।